और दिस इज डिबेंचर। हाँ, डिबेंचर बेसिकली होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट issued by company under common seal। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? issued by company under common seal, acknowledged debt, माने कंपनी ने डेब्ट लिया है, उधार लिए हैं पैसे, जो उसको एक समय के बाद पेमेंट करना है। acknowledged debt of repayment of principal and interest, repayment of principal and interest at fixed rate। अब इसमें कई वर्ड आए, तो पहले इन वर्ड्स को हमें वन बाय वन डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर? डिबेंचर। डिबेंचर होता है क्या? कोई इंस्ट्रूमेंट है, लाइक एक सर्टिफिकेट कह लो या कोई डॉक्यूमेंट कह लो, जो कंपनी की कॉमन सील के बेस पे बनाया जाता है। कॉमन सील का मतलब होता है उसमें कंपनी की स्टैंप लगी होगी। जिस किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैंप लगी होती है, उसका मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम से इशू किया जाता है। और जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई कंपनी कौन होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई आदमी थोड़ी ना है कंपनी। तो कंपनी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती है? बाय कॉमन सील। जो उसका स्टैंप लगा होगा उसके बेसिस पर कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक तो इंस्ट्रूमेंट है, कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। कैसे इशू करती है? बाय कॉमन सील इशू करती है। एक्नॉलेज डेब्ट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कंपनी ने स्वीकार किया कि मैंने अपने आप से इतने पैसे उधार लिए हैं, दिस इज एक्नॉलेज डेब्ट। रीपेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल की और उसके इंटरेस्ट की, माने कंपनी उसका प्रिंसिपल भी देगी आपको और साथ में उसका इंटरेस्ट भी देगी एट अ फिक्स रेट। ये रेट पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि आपको किस रेट से कितना पेमेंट करना है। तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट वर्ड कौन कौन से है? इंस्ट्रूमेंट आया, कॉमन सील आया, एक्नॉलेजमेंट डेब्ट होना चाहिए, रीपेमेंट का काम पक्का होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल माने जो पैसे मैंने बोरो किया और एक फिक्स रेट से मैं उसकी पेमेंट करूंगा। तो ये डिबेंचर की डेफिनेशन है। डिबेंचर और शेयर्स में क्या फ़र्क होता है? अब पहले ये डिस्कस करते हैं, क्लियर है? डिबेंचर शेयर्स में क्या फ़र्क है? शेयर्स के ऊपर फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, डिबेंचर से हमारी कैपिटल होती है। देखो शेयर और दूसरा वर्ड कौन सा है हमारे पास? डिबेंचर। जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो दो प्रकार से पैसा रेज कर सकती है, या तो शेयर इशू करेगी या क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। शेयर इज जस्ट लाइक अ ओनरशिप। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो इनडायरेक्टली आप उस कंपनी में क्या हो गए? एज अ पार्टनर हो गए। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। प्रॉफिट होगा तो भी आपको मिलेगा, लॉस होगा तो भी आपको मिलेगा। लेकिन डिबेंचर ऐसा नहीं है। डिबेंचर क्या है? वो तो लोन है जिसका पैसा मुझे वापस करना है और जब तक मैं उसको यूज़ करूँगा उसका मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। ओनरशिप, शेयर्स का क्या होता है? शेयर्स में ओनरशिप रिप्रेजेंट होती है, जबकि डिबेंचर में ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं होती है ना। डिबेंचर लाइक लोन है ना, उसका पैसा वापस करना है, तो डिबेंचर में ओनरशिप नहीं होती। बट शेयर्स में जो ओनरशिप है वो होगा। रिटर्न फिक्स है, आपको एक फिक्स रेट से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, डिबेंचर में फिक्स है, आपको फिक्स रेट से पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। लेकिन शेयर्स में क्या होता है? डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा ये? ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके ऊपर आपका रिटर्न डिपेंड करता है।
अगर कंपनी की ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम प्रॉफिटेबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज रीपेमेंट। शेयर्स का हमें रीपेमेंट नहीं करना होता, जबकि इसको हमें पे करना होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद हम डिबेंचर्स को रीपेमेंट कर देते हैं, उनका पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन यही रूल शेयर्स में एप्लीकेबल नहीं होता। शेयर्स को तो आपको कंपनी को रीपेमेंट नहीं करना होता, आपको पैसा चाहिए तो आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, कंपनी आपको पैसा नहीं देगी शेयर्स का। नेक्स्ट इज एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, जबकि डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, है ना। इशू ऑफ शेयर्स में हमने किया था, यू कांट इशू शेयर एट डिस्काउंट एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013, लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर हमारे डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर आर सिक्योर्ड। ये क्या है, सिक्योर्ड है, सॉरी, डिबेंचर आर सिक्योर्ड, माने कंपनी को चाहे अपनी एसेट्स बेचकर भी इनको देना पड़ेगा पैसा, और ये क्या है, अनसिक्योर्ड है, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर लॉस होगा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली, कि कंपनी को लॉस होगा तो भी उसको एसेट्स बेचकर अपना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोरिंग है, ये क्या है, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिंग है। जबकि यहाँ पे क्या है, ओनरशिप है, तो ओनरशिप में क्या होगा, लॉस होगा तो पहले सिक्योर्ड वालों को दिया जाएगा, माने कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट में ये सिक्योर्ड है, कंपनी चाहे अपनी एसेट्स बेचकर ही इनको पैसा दे, इनको देना पड़ेगा पैसा, तो ये सिक्योर्ड हो गया। उसके बाद कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या हम एक समय के बाद इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और चीज में, तो शेयर्स में नो कन्वर्टिबिलिटी, शेयर शेयर ही रहता है। आप ये नहीं कि शेयर को हमने बदले में डिबेंचर दे दिया या शेयर को लाइक अ लोन ले लिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टिबल, लेकिन डिबेंचर वालों को कई बार हम ऑप्शन देते हैं, वो चाहें तो अपने डिबेंचर के बदले में हमारा नया डिबेंचर ले सकते हैं या बदले में शेयर्स ले सकते हैं। जब उनको रीपेमेंट करने की बात आएगी तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप चाहो तो शेयर ले लो, चाहो तो डिबेंचर ले लो, तो यहाँ पर कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल है डिबेंचर में, लेकिन शेयर्स में कन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वोटिंग राइट। शेयर्स को वोटिंग राइट यस होता है, डिबेंचर्स को नो वोटिंग राइट। शेयर्स कौन है, ओनर, जो कंपनी के डिसीजन लेते हैं, तो कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होगा, वो मीटिंग में वोट करेंगे और उसके अनुसार कंपनी डिसीजन लेगी। लेकिन डिबेंचर्स को अधिकार नहीं होता। उन्हें क्या मतलब इस बात से, कंपनी का डिसीजन ले ली, हाँ अगर कोई चीज़ डिबेंचर से रिलेटेड है तो उस पर हम कई बार इनको वोटिंग राइट दे देते हैं। जैसे कोई मीटिंग है, वो मीटिंग में जो डिसीजन होगा वो डिबेंचर्स का रिलेटेड है या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट उससे इफेक्ट हो रहा है, तो कई बार कंपनी उनको वोटिंग राइट दे देती है। बट जनरली शेयर्स है वोटिंग राइट, बट डिबेंचर्स हैज नो वोटिंग राइट, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क इज वेरी हाई एंड रिस्क इज लो और मिनिमम रिस्क। यहाँ पे नो रिस्क नहीं है, बेसिकली ये मिनिमम रिस्क है, क्योंकि रिस्क शेयर में ज़्यादा होगा, आपके पास ओनरशिप है, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन डिबेंचर्स में क्या होता है कि रिस्क ना के बराबर होता है। ना के बराबर कैसे, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हाँ अगर कंपनी के एसेट्स बेचकर भी पैसा नहीं आ पा रहा है या एसेट्स बहुत कम अमाउंट की बिक रही हैं, तो डिबेंचर को भी लॉस भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डिबेंचर को रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है उनको भी। आपने किसी को लोन दिया, अब उसके पास है ही नहीं पैसे, उसने सारी एसेट्स बेच दी, तो भी वो पैसा नहीं दे सकता, तो कम पैसे मिलेंगे। तो डिबेंचर्स को रिस्क खाली क्या होता है, अल्टीमेट रिस्क है, ना के बराबर है, लेकिन रिस्क तो है। कल को कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, डूब जाए, तो उनको भी कम पैसे मिलेंगे, तो हल्का सा रिस्क डिबेंचर होल्डर्स में होता है। देन लास्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी। लास्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी टू रीपे। प्रायोरिटी टू रीपे।
जैसे कंपनी टू रीपे ऑन वाइंड अप, ऑन वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है कंपनी बंद कर दी गई, उसकी एसेट्स को बेच दिया गया और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है और इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। माने जो पैसा आएगा उससे पहले किसको पैसे दिए जाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। और जब सारे सबकी पेमेंट हो जाएगी और जब पैसा बचेगा तो पेमेंट किसको मिलेगी? शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो पहले किसको देंगे पैसे? डिबेंचर्स को। जब वो नहीं होगा तो शेयर्स को पैसा देंगे। नाउ अब इसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर कई टाइप के हो सकते हैं। तो डिबेंचर हमारे कई टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू माने सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर कितने प्रकार के हो सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सिक्योर्ड किसी चीज़ के अगेंस्ट में वो गिरवी है, माने कोई सी गिरवी रख के हमने डिबेंचर इशू किया अगेंस्ट ऑफ चार्ज। जैसे मैंने किसी को लोन दिया तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा है लोन का तो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं उससे बदले में कुछ चीज़ ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो डिबेंचर इस टाइप से दो कैटेगरी के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब होता है सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स ऑफ कंपनी। माने हम बोलते हैं सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि कल को डिबेंचर नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो बिल्डिंग को बेचकर उनका पैसा दिया जाएगा, तो दीज आर सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक माने स्टॉक को बेच के पैसा देंगे, तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड हो गए। इनका रिस्क थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। कल को कंपनी डूब जाएगी तो अगर वो चीज़ बिकेगी तो पहले इनको पैसे दिए जाएंगे, वो सिक्योर्ड हो गए। अनसिक्योर्ड में ऐसा नहीं है। अनसिक्योर्ड माने लाइक अगर पैसे होंगे तो हम दे देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो अगर अनसिक्योर्ड टाइप के डिबेंचर्स हैं तो वो इस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिबेंचर दो प्रकार के हुए, मैंने बताया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड माने किसी एसेट्स के बदले में वो सिक्योर्ड हैं, और अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि पहले इनको दिए जाएंगे पैसे और यदि नहीं होंगे तो फिर इनकी नौबत आएगी। माने यदि कंपनी वाइंड अप हो जाए, डूब जाए, तो जो सिक्योर्ड है पहले उनको दिए जाएंगे उस एसेट्स को बेचकर पैसे। जैसे आपने पार्टनरशिप में भी देखा था, वो था रेजोल्यूशन, तो लिखा होता था लोन अगेंस्ट बिल्डिंग, लोन अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या था कि बिल्डिंग को बेचकर पहले उसको देंगे पैसे, तो वो क्या हो गए? हमारे सिक्योर्ड कैटेगरी में हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट करना। रिडीम माना जैसे हम डिबेंचर इशू करते हैं तो नॉर्मली डिबेंचर रिडीमेबल नेचर के होते हैं। रिडीमेबल और दो कैटेगरी है इसमें, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो डिबेंचर इनका एक निश्चित समय के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें पैसा वापस करना होगा। दीज आर रिडीमेबल। जैसे 5 साल 10 साल के आपने डिबेंचर इशू किया तो उतने समय तक हम इनको इंटरेस्ट देते रहेंगे और एक समय के बाद हम इनको पैसा वापस कर देंगे। तो दीज आर रिडीमेबल। और इररिडीमेबल क्या होता है? कोई रिडीम नहीं करना, माने हम उनको पैसा वापस नहीं करेंगे, बस खाली इंटरेस्ट देते रहेंगे। हाँ, यदि उनको पैसा चाहिए तो वो अपना डिबेंचर किसी और को बेच सकते हैं। जैसे मिस्टर ए ने डिबेंचर खरीदे और हम तो उसको देंगे नहीं पैसे क्योंकि वो इररिडीमेबल है। अब मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगा? मिस्टर बी को बेच देगा डिबेंचर। अब आगे से जो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मिस्टर बी को मिलेगा। कंपनी को पैसा नहीं देना उसका। दीज आर इररिडीमेबल डिबेंचर। बट प्रैक्टिकली डिबेंचर सारे क्या होते हैं? रिडीमेबल ही होते हैं। इररिडीमेबल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। प्रैक्टिकल जितने भी डिबेंचर हम करेंगे आगे वो सारे रिडीमेबल नेचर के ही होंगे। तीसरा कैटेगरी है आपके पास रजिस्टर्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू
इसमें दो हैं, रजिस्टर्ड और दूसरा है बियरर। रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड में जो डिबेंचर होल्डर है उसका नाम कंपनी के अकाउंट्स में लिखा होगा कि मिस्टर ए हमारा डिबेंचर होल्डर है, तो हर बार इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। रजिस्टर्ड माने जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है कि ही इज अ डिबेंचर होल्डर, तो जितने भी उसके पास डिबेंचर होंगे उसका रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट हम उसी को देंगे, उसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। एक होते हैं बियरर डिबेंचर, वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें क्या होगा कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा उसी को हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो उस केस में क्या होता है, जब इंटरेस्ट लेने की बात आती है तो उसको पहले ये शो करना पड़ता है कि आई एम अ डिबेंचर होल्डर, आई एम अ डिबेंचर होल्डर। उसको वो सर्टिफिकेट या डिटेल कंपनी को दिखानी पड़ती है। फिर कंपनी उसको देखती है, हाँ भाई चलो आप ठीक है डिबेंचर होल्डर, तो हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ये कौन से हो गए? बियरर हो गए। और रजिस्टर्ड कौन से होते हैं? जो रजिस्टर्ड है, उसमें हमें बताना नहीं पड़ता, जब भी इंटरेस्ट मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके अकाउंट में हम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड होते हैं, बियरर नहीं होते। और ऐसे प्रैक्टिकली रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल नहीं होते। ये सब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में आता है, बियरर नहीं होता डिबेंचर। नेक्स्ट इज फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें दो हैं, फर्स्ट डिबेंचर और नंबर 2 सेकेंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर और सेकेंड डिबेंचर। जैसे हमने मार्केट में डिबेंचर इशू किए, फिर बाद में और डिबेंचर इशू कर दिए, तो फर्स्ट का मतलब है जब पैसा देने की नौबत आएगी, पैसा देना पड़ेगा, तो पहले इनको दिया जाएगा और फिर जब पैसे बचेंगे तो इनको दिया जाएगा। जैसे सपोज डिबेंचर हमने इशू किए अगेंस्ट, वो सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग है। क्या है? सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग है। और दो टाइप के डिबेंचर इशू किए, फर्स्ट डिबेंचर और उसके बाद अब फर्स्ट डिबेंचर इशू किए तो वो बिल्डिंग के अगेंस्ट में क्या हो गए? सिक्योर्ड हो गए। अब बिल्डिंग की कीमत सपोज 1 करोड़ रुपया है और हमने डिबेंचर इशू किए थे सपोज कर लीजिए 40 लाख रुपए के, तो हमने उसके बाद और डिबेंचर इशू कर दिए, सेकंड डिबेंचर, और हमने बोला कि ये भी बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है। हमने दोनों डिबेंचर को क्या किया? बिल्डिंग के अगेंस्ट में सिक्योर्ड कर दिया। अब जो पहले वाले डिबेंचर होल्डर है वो कहेंगे भाई कि ये तो हमारा काम कम हो गया, पहले हमारे को 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू हुए थे, अब आपने ये 1 करोड़ में इनको भी हिस्सा दे दिया। तो हम ये बोलते हैं कि आप फर्स्ट डिबेंचर हैं, माने पहले बिल्डिंग बिकेगी तो पहले आपको देंगे पैसे, और जब पैसे बचेंगे तो इनको देंगे। तो इनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है पेमेंट करने के मामले में, और इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। दोनों ही सिक्योर्ड हैं। मीनिंग समझ में आ गया? माने फर्स्ट का मतलब है कि इनको पहले देंगे पैसे, और जब और बाकी पैसे बचेंगे तो वो दूसरे वाले को देंगे। तो दीज आर कॉल्ड सिक्योर्ड, सॉरी फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। माने फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी पेमेंट करने के लिए, तो उसके हिसाब से दो हो गए। कौन से? फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। नेक्स्ट इज फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन रेट, अब ये कूपन रेट क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 10% डिबेंचर, हमने लिखा है यहाँ पे 10% डिबेंचर 50,000। इसका मतलब क्या होता है कि ये 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, माने 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। तो हम 5,000 क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। माने ये जो यहाँ लिखा होता है ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। माने इस रेट से हम हर साल डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न देंगे। तो इसमें दो कैटेगरी है हमारे पास, एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, स्पेसिफिक कूपन रेट, और दूसरा होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन डिबेंचर।
अब ये क्या होता है स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो स्पेसिफिक रेट है। जैसे मैंने बोला 10% डिबेंचर, तो ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि इनको हर बार 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होगा स्पेसिफिक रेट। हमने रेट बता दिया कि हम आपको इस रेट से इंटरेस्ट देंगे। ये जो जीरो कूपन इंटरेस्ट है ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि हम इंटरेस्ट फिक्स नहीं करते। हम शुरू में जो डिबेंचर देंगे वो कम रेट पे देंगे। सपोज जैसे एक डिबेंचर 1000 रुपये का है और मैंने कहा जी अगर आपको आज डिबेंचर खरीदना है तो आपको 800 रुपये का मिलेगा ये, तो कंपनी ने उसको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिबेंचर, और वापस कितने कर रहे हैं उनको 1000 रुपये वापस कर रहे हैं। तो वो जो 200 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कंप्लीट इंटरेस्ट हो गया। माने हमने अलग से वो रेट नहीं बताया, बल्कि उसकी जो कीमत है वो हमने शुरू में कम कीमत पे इशू किया और बाद में उसको पूरा पेमेंट कर रहे हैं, और बीच का डिफरेंस जो हो गया उसका अब तक का पूरा इंटरेस्ट हो गया। माने हम हर साल इंटरेस्ट ना देकर लास्ट में पूरे 1000 रुपये दे रहे हैं उसको। जैसे 800 का इशू किया और उसमें सपोज कर लीजिए 800 का इशू किया और उसमें 200 रुपये इंटरेस्ट के हो गए, तो लास्ट में हमने कितना पैसा दिया उसको 1000 रुपये। तो हर महीने या हर साल नहीं दे रहे हम उनको, हमने क्या किया कि हम पूरा इंटरेस्ट आपको लास्ट में देंगे। तो दीज आर कॉल्ड जीरो कूपन। माने एक स्पेसिफिक इंटरवल पे इंटरेस्ट ना मिलकर सारा इंटरेस्ट एक साथ बाद में मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट कह लो या डिस्काउंट पे इशू किया और बाद में पूरी पेमेंट कर दी, ऐसे कह लो। माने उस वाले लाइक एफडी हो गया। जैसे आपने 800 रुपये दिए, उसने कहा भाई 2 साल के बाद हम आपको 1000 रुपये देंगे, तो 2 साल का लाइक इंटरेस्ट कितना मिला आपको 200 रुपये, तो वो जीरो कूपन इंटरेस्ट हो गया। माने कोई रेट स्पेसिफाई नहीं किया, पूरा अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो दीज आर जीरो कूपन डिबेंचर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, on the basis of conversion, कन्वर्टिबल कन्वर्जन के बेस पे 2 हैं, कन्वर्टिबल और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में हम उनको ऑप्शन देते हैं, यदि आप चाहो तो कैश लेने की बजाय हमारी कंपनी के नए शेयर्स ले सकते हो या नए डिबेंचर ले सकते हो, तो ये क्या होगा कन्वर्टिबल हो गए। नॉन में ऐसा नहीं होता, आपको कैश मिलेगा, फिर आप चाहे जैसे करना है वैसे करो, हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। माने कन्वर्टिबिलिटी में क्या होता है कि पहला इंस्ट्रूमेंट लिया और बदले में नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, हमारी पॉकेट से बैंक के रूप में कुछ नहीं गया। माने हमने बैंक से कोई पेमेंट नहीं की, आपने डिबेंचर इशू किया, बाद में उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, या डिबेंचर्स को नए डिबेंचर दे दिए, पुराने लिए 5 साल के बाद नए डिबेंचर दे दिए, तो ये क्या हो गया कन्वर्टिबल डिबेंचर हो गया। नॉन कन्वर्टिबल में ऐसा नहीं हो सकता। नॉन में क्या होगा, आपको कैश ही मिलेगा, माने कंपनी को उनको थ्रू बैंक ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप उनको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉन कन्वर्टिबल। तो जिस समय डिबेंचर इशू किया जाता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि भाई ये कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है। ये पहले इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, और ये ज़बरदस्ती नहीं होती कन्वर्टिबल की। कन्वर्टिबिलिटी लाइक एक ऑप्शन होती है, आप चाहें तो कैश भी ले सकते हैं और चाहें तो उसके बदले में शेयर्स भी ले सकते हैं। तो अब हमने 6 कैटेगरी किया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ओपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेम द डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेम डिबेंचर इशूड फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंपल 1 मार्क्स में ये आपसे आराम से आस्क कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अब और किसी एक के बारे में पूछ भी सकते हैं कि बताओ इसका मीनिंग क्या है। नाउ डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट कि डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कहाँ पर डिस्क्लोज करें। दिस इज डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट।
ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मली डिबेंचर्स शो होते हैं एज नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी वाली हेडिंग में आएंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। इन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, अंडर सब हेडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो जो भी, क्योंकि डिबेंचर नॉर्मली 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए इशू किए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, तो इसीलिए हम इनको क्या मानते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में, लॉन्ग टर्म बोरिंग वाली हेडिंग में हम डिबेंचर्स को शो करते हैं। लेकिन कई बार हम इनको, मतलब यहाँ पे कब शो करेंगे? व्हेन नॉट रिडीम, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं when redeem after, when redeemable after next 12 month, माने नेक्स्ट 12 मंथ के बाद पेमेंट करना है। अगर विद इन नेक्स्ट 12 मंथ करना होता है तो क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। माने यदि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ पेमेंट करना है तो कहाँ शो करेंगे? अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी। और यदि नेक्स्ट 12 मंथ के बाद पेमेंट करना है तो कहाँ शो करेंगे? अंडर द हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी। माने व्हेन रिडीमेबल of within next 12 month, within next 12 month। अगर 12 मंथ के अंदर पेमेंट करोगे तो कहाँ दिखाओगे? विदिन 12 मंथ करोगे तो करंट लाइबिलिटी, और 12 मंथ के बाद करोगे तो नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये अब ये कौन सी हेडिंग में आएगा? करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में अदर लाइबिलिटी वाली हेडिंग, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज वाली हेडिंग में सब हेडिंग कौन सी है इसकी? अदर करंट लाइबिलिटी। और अदर करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में हम इसको शो करेंगे। तो ये सिंपल लॉजिक है। अगर नॉन करंट है तो कौन सी हेडिंग में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और यदि शॉर्ट टर्म है, विद इन 12 मंथ है, तो करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में इसको शो किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि पहले एंट्री बनाओ और उसके बाद हाउ विल वी मेक अ बैलेंस शीट, जो उसमें पूछ सकता है कि कहाँ आएगा। और ये शॉर्ट तो बनता ही बनता है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको डिवेंचर दे दिया एंड रिडीम ऑन दिस डेट, सो हाउ विल यू शो इन बैलेंस शीट, तो आराम से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि विद इन 12 मंथ है। अब ये तो पता है आपको कि विद इन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म है, मैंने करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, बट उसके अंदर भी कौन सी हेडिंग में दिखाना है वो मेन है कि आफ्टर 12 मंथ है तो नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग वाले में अंदर दिखाना है, और यदि विद इन 12 मंथ है तो करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में हमने इसको शो करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नाउ इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिस्कस करते हैं कि डिबेंचर इशू करते समय अकाउंटिंग एंट्री हम क्या बनाते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू लाइक शेयर्स, जैसे हम शेयर्स इशू करते थे सेम पैटर्न से हम डिबेंचर्स को भी इशू करेंगे। इसमें दो केसेस हैं, वही फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। कैश के बदले में इशू कर रहे हो या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें कोई खास डिस्कशन नहीं है, इसमें एंट्री वही बनेगी एज शेयर्स, और यहाँ भी जो एंट्री है वो वही है सारी एज शेयर्स। जैसे हम शेयर इशू करते थे
तो पहले क्या होता था, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और चाहे तो सारा पैसा एक साथ भी मांग सकते थे। तो यहाँ पे कोई नया पॉइंट नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दे देता हूँ भाई, मैंने डिबेंचर इशू किए फॉर कैश, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। मैंने जहाँ हम पहले शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे वहाँ पर क्या वर्ड आ गया? डिबेंचर। और जहाँ पे लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, वहाँ क्या वर्ड आ गया? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डिबेंचर का वर्ड यूज करेंगे तो पूरा वर्ड यूज करेंगे। जैसे सपोज 10% डिबेंचर लिखा है, तो जहाँ जहाँ डिबेंचर आएगा वहाँ ये 10% भी लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे शेयर्स में जहाँ इक्विटी शेयर लिखा हुआ इक्विटी शेयर वर्ड लिखना है, जहाँ प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर वर्ड लिखना है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप सिंपली शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माने ये आपको रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे इसके। तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें कोई नया पॉइंट नहीं बनता, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्स का पॉइंट क्लियर है ना, कैश और अदर देन कैश वाला, तो इस पॉइंट में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये आप अपने आप करना। आगे जो नया पॉइंट आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। issue security as additional other than primary. Issue of securities as additional other than, या issue of security as additional to primary or additional to primary security। इसका मतलब क्या एक्चुअली, पहले तो ये समझ लो व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। जैसे हमने कोई लोन वगैरह लिया है ना, हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने लोन के बदले में हमसे सिक्योरिटी मांगी, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो बिल्डिंग बेचकर पैसे मिलेंगे बैंक वाले को। अब जैसे सपोज कर लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, और उसने कहा भी लोन अगेंस्ट बिल्डिंग है, आपकी जो बिल्डिंग है वो हम गिरवी रख के आपको लोन दे देंगे। क्या करेंगे? आपकी बिल्डिंग रख के आपको लोन दे देंगे। तो जिस समय बैंक ने लोन दिया उस समय बिल्डिंग की कीमत थी सपोज 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, लेकिन बाद में कीमतें डाउन हो गई। क्या हो गया? बाद में बिल्डिंग की कीमत डाउन हो गई और वो कीमत घट के रह गई 80 लाख रुपया, लेकिन लोन कितना है? 1 करोड़ का। तो अब बैंक को रिस्क हो गया। रिस्क क्या हो गया कि कल को बिल्डिंग बिक भी गई, हमने बेच भी दिया, तो खाली कितने पैसे आए? 80 लाख रुपये। जनरली जो सिक्योरिटी के रूप में हम असेट्स लेते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ लोन। समझ में आ गया पॉइंट? जैसे हमने कोई एसेट्स गिरवी रख के लोन लिया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और लोन का पेमेंट कम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर उसकी रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम उसको मैनेज कर पाएँ, उसमें से उसको एडजस्ट कर पाएँ। लेकिन कई बार अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन चली गई या उसकी वैल्यू कम हो गई तो बैंक वालों को क्या हो गया? रिस्क हो गया। तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैं रिस्क ना लूँ और मैं इससे बदले में और कोई सिक्योरिटी लूँ, सिक्योरिटी के रूप में कुछ और चीज़ लूँ ताकि मेरा रिस्क ख़त्म हो जाए। तो अब इस केस में हम जो उसको डिबेंचर दे रहे हैं वो एज अ कोलैटरल माने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं। माने हमारा बिल्डिंग तो है ही है, हम आपको ये डिबेंचर और दे रहे हैं।
कल को हम पेमेंट ना कर पाए तो इन डिवेंचर्स को आप मार्केट में इशू करके अपना पैसा ले लेना। तो दिस इज डिवेंचर इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कैसे? जब हम मार्केट में डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपने क्या किया, मार्केट में अपने डिवेंचर इशू किए और पैसा ले लिया। तो हम बैंक को या जिससे लोन लिया उसको ये अधिकार देते हैं कि भाई अगर हम आपको पेमेंट ना कर पाएँ तो हम आपको डिवेंचर दे दें इशू करने का अधिकार, माने डिवेंचर हम आपको दे दें, अगर नहीं कर पाएँ तो इन डिवेंचर्स को मार्केट में इशू करके अपना पैसा ले लेना। डिवेंचर इशू नहीं हुए, ये इशू हुए, डिवेंचर नहीं हुए। इशू कब होंगे डिवेंचर? जब हम रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे या लोन नहीं दे पाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, आपके डिवेंचर लेकर, आपके डिवेंचर मार्केट में बाजार में पब्लिक को बेचकर अपने बदले में, उसके बदले में अपना पैसा ले लेगा। तो अभी जो हम डिवेंचर दे रहे हैं सिक्योरिटी के रूप में, तो बेसिकली ये डिवेंचर इशू नहीं हुए। डिवेंचर इशू कब होंगे? जब हम लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जस्ट खाली एक सिक्योरिटी है, जस्ट खाली हमने उसको एक अधिकार दिया, एक राइट दिया कि आप चाहो तो आपको अगर लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे पैसे, तो जब हम ना दे पाएँ तब आप इनको इशू करके अपना पैसा वसूल कर लेना। तो क्या बोलेंगे इसको? इशू ऑफ डिवेंचर एज सिक्योरिटी। अब ये शो कैसे होगा? अब सिक्योरिटी के रूप में हम शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए भी इशू कर सकते हैं। वी कैन इशू डिवेंचर इन बोथ द केसेस, फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग और फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। जो डिवेंचर इशू किया वो छोटे समय के लिए पैसे की जरूरत थी आपको, उसके लिए इशू किए सिक्योरिटी के रूप में, या लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत थी उसके लिए इशू किए। तो दो केसेस हैं, फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो दो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कहाँ शो होती है? करंट लायबिलिटी में। और लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ शो होती है? नॉन करंट लायबिलिटी में। तो ध्यान रखना है, बोरिंग का इस डिवेंचर के इशू करने से कोई लेना देना नहीं है। बोरिंग तो लायबिलिटी हमारी है ही है। अगर मैंने लोन लिया तो लोन तो लायबिलिटी के रूप में शो होना ही होना है, चाहे मैंने डिवेंचर कैसे भी दिए हो। तो लोन को हम सिक्योर्ड कर रहे हैं खाली बाय इशूइंग ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लोन तो जितना था उतना ही रहेगा ना, हम तो उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो लोन का अमाउंट जो है वो तो शो होना ही होना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला हो या लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला हो। तो हम इसको अब शो कैसे करेंगे? इसमें दो मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं कि भाई ये कैसे कैसे कब कब शो होगा। बस खाली ये है कि अगर लोन लिया शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में शो होगा, लॉन्ग टर्म होगा तो उसको लॉन्ग टर्म में शो करेंगे। उसमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कर लीजिए आपने बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया 4 लाख रुपए का, बैंक से आपने लोन लिया 4 लाख रुपए का, एंड इशू ₹5 lakh 10% डिवेंचर as collateral security. Issue ₹5 lakh 10% डिवेंचर as collateral security. तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में अभी इस एग्जांपल में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। क्या है आपका? लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो इस केस में बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली हेडिंग में कौन सी हेडिंग आएगी? नॉन करंट लायबिलिटी।
नॉन करंट लाइबिलिटी वाली हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग वाली हेडिंग में हम शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पे डाल देंगे नोट नंबर, नोट 1, और बोरिंग का कितना अमाउंट आएगा 4 लाख। यहाँ पे हमें कोई शो नहीं करना, माने मेन बैलेंस शीट में खाली क्या शो करना है आपको, नोट नंबर और जो आपने लोन लिया उसका अमाउंट। अब यहाँ पे नोट की जो एक्सप्लेनेशन है, नोट टू अकाउंट्स लिखकर जब मैं इसकी डिटेल दिखाऊंगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग की जो यहाँ पर डिटेल शो करेंगे, नोट नंबर डालकर लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, कितना आएगा 4 लाख रुपए, रुपीज वही आएंगे आपके 4 लाख। और यहां पर हम ब्रैकेट में शो करेंगे, ब्रैकेट में क्या शो करेंगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ₹5 lakh as collateral security। माने यहाँ पे खाली आपको ब्रैकेट में शो करना है, ठीक है। हमें अलग से कोई एंट्री पास नहीं करनी, हम खाली इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, ब्रैकेट में शो करेंगे कि आपने बदले में उसको क्या दिया है। फिर समझ लो लोन, खाली लोन का जो अमाउंट है 4 लाख का, वही हमें दिखाना है बैलेंस शीट में, जो लोन हमने लिया था। और जो बदले में डिवेंचर दिया उसको एंट्री पास नहीं होगी, वो खाली हमने कहाँ शो करना है, ब्रैकेट में शो करना है कि क्या लिखा हमने, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर और ₹5 lakh एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक सेंटेंस और एक वर्ड और डालना चाहिए था, 10% डिवेंचर ऑफ ₹5 lakh ऑफ ₹100 ईच, ऐसे बोल सकते हैं उसको, ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये तो क्या फर्स्ट मेथड, इसमें खाली हमें लोन को रिप्रेजेंट करना है और बीच में आपने कुछ नहीं दिखाना है इसमें। सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में पहले हम एक एंट्री पास करेंगे और फिर एंट्री पास करके उसको शो करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंट्री पास करके फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे पास करेंगे एंट्री, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। अगर मैं सेकंड मेथड फॉलो करूँ तो सेकंड मेथड में पहले एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एक्चुअली पूरा वर्ड लिखना है यहाँ पे, 10% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। कितना अमाउंट है, 5 लाख। वो कोई इशू नहीं है, ठीक। कितना आएगा यहाँ पे, 5 लाख का पूरा अमाउंट आएगा। एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 5 लाख। अब ये एंट्री पास करके ये जो सेकंड मेथड अगर मैं इसको मानूं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आना। जो मेन जो आपका फॉर्मेट है कौन से वाला, बैलेंस शीट का, वो तो एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज खाली किसमें आएगा, नोट टू अकाउंट में। चेंज कहाँ आएगा आपका, नोट टू अकाउंट में, जो उसका बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट है उसमें आपने कुछ नहीं करना।
अब नोट टू अकाउंट में क्या चेंज आएगा? नोट टू अकाउंट में जितना मैंने ये किया वो तो आएगा ही आएगा एज इट इज। जितना ये पोर्शन किया ना उतना तो मुझे शो करना ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बस लास्ट में एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मैंने फर्स्ट मेथड में तो जो था वो था ही, सेकंड में यहाँ पे लिखेंगे 10% डिवेंचर ₹5 लाख और लेस कर देंगे 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ₹5 लाख और दिस इज नील, और इसका जो टोटल है वो 4 लाख रुपये आ जाएगा। यानी ये आपको एडिशनल पॉइंट करना है। क्या करना है? वो जो आपने डिवेंचर इशू किए ना 5 लाख के, उसको पहले और लिख दो यहाँ पे 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर 5 लाख लेस 10% डिवेंचर सस्पेंस 5 लाख। 5 लाख में से 5 लाख गए, ये नील हो गया। बस खाली वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। एक खाली हमने क्या किया फर्स्ट मेथड में इतना पोर्शन किया, यहाँ से यहाँ तक का तो जहाँ फर्स्ट मेथड में। सेकंड में एडिशनल पॉइंट क्या किया, एक एंट्री बनाई और नोट वाले पोर्शन में ये इसको अलग से शो कर दिया। ये आराम से दोनों मेथड सॉल्व हो गए। माने पहले में कोई एंट्री नहीं बनानी है आपको डिवेंचर की, जबकि सेकंड मेथड में हमने डिवेंचर की एंट्री बनाई और उसको नोट के रूप में यहाँ पे शो कर दिया। ये 10% डिवेंचर सस्पेंस बोल दो, डिवेंचर सस्पेंस बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसके बाद। कोई डाउट है इसमें? केसेस फ्रॉम redemption point of view. Cases from redemption point of view. डिवेंचर्स को रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनानी है। अब डिवेंचर इशू तो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट। लेकिन रिडीम हमेशा पार और प्रीमियम पर ही होगा, डिस्काउंट पे नहीं होगा। ऐसा होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 1000 रुपये दिए होंगे कि मैं 900 वापस करूँगा 5 साल बाद, तो आप मान जाओगे उसकी बात? नहीं मानोगे भाई। या तो 1000 रुपये दो या बढ़ा के दो, कम क्यों लेना चाहोगे? तो इसीलिए नॉर्मली डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, सॉरी रिडीम नहीं होते। हाँ, इशू आप कर सकते हैं प्रीमियम पर, पार पे, डिस्काउंट में। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे पास 6 केसेस हैं। तो उसकी टेबल के हिसाब से हम देख लेते हैं कि वो 6 केसेस कौन कौन से होंगे। 2 एंट्री देख लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, टू डिवेंचर, लॉस ऑन इशू हाँ सर, या लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये पूरी एक सिस्टम मैंने आपको पूरा क्लास बता दिया। ये 2 एंट्री में कंबाइंड एंट्री है पूरी। ये माने पहली है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला केस क्या है? इशूड एट पार, रिडीम एट पार। 100 रुपए का इशू किया, 100 रुपए वापस किए, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। 95 का इशू किया, 100 वापस कर दिया। तीसरा केस इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। 102 का इशू किया, 100 वापस कर दिया। चौथा केस इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। 100 का इशू किया, 110 वापस कर दिया। पांचवा केस इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। 92 का इशू किया, 105 वापस कर दिया। और छठा केस इशूड एट प्रीमियम एंड आल्सो रिडीम एट प्रीमियम। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। फिर समझ लीजिए 6, सॉरी। इशूड एट पार, रिडीम एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, मैंने 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिवेंचर 5 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीम एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो हर केस में जो बैंक अकाउंट है उसके सामने वो पैसा आएगा जो इशू के समय मिला है। कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा इशू के समय मिला है। तो पहले केस में कौन सा पैसा मिला? 100 रुपए। और यहाँ पे हमेशा वही आएगा जो यहाँ लिखा है। माने दोनों अमाउंट क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। जो पैसा आपको इशू के समय मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब पहले केस में कितने पैसे मिले थे? 100 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 रुपए ही आएगा। उसके बाद यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दोबारा से वही अमाउंट जो ऊपर क्रेडिट हुआ था ना, उतना ही यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब पहले केस में इशू भी 100 पे किया है, रिडीम भी 100 पे किया, पार पार पे, दोनों पार वैल्यूज पर है। तो ना तो डिस्काउंट है, ना लॉस है, ना सिक्योरिटी प्रीमियम, माने जो इशू पे प्रीमियम मिला। एंड व्हाट इज ये क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो हम रिडीम पे फालतू पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 100 रुपये आएंगे। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, क्या आएंगी? हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू। तो पहले केस में जो एंट्री बनी वो क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, है ना? 2 एंट्री बनेगी बस खाली। सेकंड केस में इशू किया 95 का, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पहली एंट्री में 95 आएगा जो इशू के समय पैसा मिला। फिर वही अमाउंट यहाँ आ गया 95। यहाँ पे क्या आएगी? फेस वैल्यू आएगी। अब 95 का मतलब कि 5 रुपए डिस्काउंट और इशू है, तो 5 रुपए कहाँ डाल दिया? डिस्काउंट में डाल दिया। तो एंट्री क्या बनी? पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी बनी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट और इशू डेबिट टू डिबेंचर, है ना? 2 एंट्री हो गई। थर्ड केस में प्रीमियम पे इशू किया, तो यहाँ पे वो पैसा आता है जो इशू के समय मिला। यहाँ पर वही अमाउंट आएगा 102 रुपए। यहाँ पे क्या आ गई? 100 रुपए आ गए। और सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा अमाउंट है? जो इशू के समय मिला, ऊपर 102 आएगा। तो पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 102 102, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 102, टू डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, है ना? ऐसे एंट्री बन गई। उसके बाद 100 रुपए का इशू किया, लेकिन वापस कितना कर रहे हैं? 110। तो यहाँ तो 100 रुपये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 100 रुपये फेस वैल्यू आएगी। अभी 10 रुपये क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। 10 रुपये क्या है आपका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो रूल ये होता है कि जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा उतना ही हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे हुए? हमने लिए तो 100 रुपये थे, लेकिन वापस कर रहे हैं उनको 110। तो जितना जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो इक्वलेंट टू लॉस माना जाता है। तो ये 10 रुपये का अमाउंट ही कहाँ आएगा? लॉस के साथ, लॉस ऑन इशू पे आ जाएगा। तो अब इस केस में एंट्री क्या बनी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, लॉस ऑन इशू 10 रुपये, टू डिबेंचर 100 रुपये,
टू प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपये। ठीक है, इस टाइप से एंट्री बन जाएगी। अगला केस है इशू किया डिस्काउंट पे लेकिन वापस कर रहे हैं 105, तो यहाँ 92, दिस इज 92, यहाँ 100 रुपये आ गए, यहाँ 5 रुपये आ गए। अब इसमें 2 रुपये तो 8 रुपये तो डिस्काउंट और इशू है और 5 रुपये क्या है, लॉस का है। तो इस केस में 8 रुपये तो आ गए डिस्काउंट के सामने और 5 रुपये आ गए लॉस के सामने। अब हम चाहें तो इसमें एंट्री वैसे क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 92, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 92, डिस्काउंट ऑन इशू 8, लॉस ऑन इशू 5, 2 डिबेंचर 100 और 2 प्रीमियम और रिडम्पशन 5। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ये जो 13 रुपये है ये पूरा लॉस के नाम से दिखा सकते हैं, तो हम इसको इस टाइप से शो कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं ऐसे एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 92, लॉस ऑन इशू पूरा दिखा सकता हूँ 13 रुपये एक साथ, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू भी लॉस है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लॉस है। तो अगर डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो मैं 13 रुपये एक साथ लॉस में दिखा सकता हूँ। दोनों टाइप से क्वेश्चन ठीक है, आप चाहे इसको सेपरेट दिखाओ या एक साथ दिखाओ, एंट्री दोनों ही सही मानी जाएंगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 92, लॉस ऑन इशू 13, 2 डिबेंचर 100 रुपये और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। ठीक है, अब लास्ट केस में 102 का इशू किया और 102 ही वापस किए। अब ये 102 में क्या है, 2 रुपये हमारा प्रीमियम ऑन इशू है और 5 रुपये क्या है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो यहाँ तो आएगा 100 रुपये से, प्रीमियम ऑन इशू 2 रुपये एंड ऑन रिडम्पशन 5 रुपये। अब मैंने क्या बताया था कि जितना रिडम्पशन का प्रीमियम होगा उतना ही आप लॉस में डालोगे। तो 5 रुपये किस में आ गए, लॉस में आ गए। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 102, डिबेंचर एप्लीकेशन 102, लॉस ऑन इशू 5, 2 डिबेंचर 100, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 और 2 प्रीमियम और रिडम्पशन 5। ठीक है, और क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखा हो उसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे उसने बोला कि 10,000 डिबेंचर इशू किए, तो ये मैंने एक का बताया, उसको 10,000 के अकॉर्डिंग कर दो, है ना। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपये फेस वैल्यू है, अगर कोई और दे रखा हो तो उसके हिसाब से ले लो। तो जो भी आपको फेस वैल्यू गिवन है, हमारी लॉजिक यही चलेगा हर एंट्री में। एक बार फिर देख लो, बैंक में कौन सा पैसा आता है, जो इशू के समय मिला, वही एंट्री। ये एंट्री बहुत इजी है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड में वही पैसा डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने आ गया। 2 डिबेंचर में हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू आएगी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या है, जो इशू पे प्रीमियम है, एंड व्हाट इज, ये क्या है, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ये डिस्काउंट ऑन इशू है। और लॉस कब आएगा, जब भी आप डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो जितना रिडम्पशन का प्रीमियम है उतना ही अप्रॉक्सीमेटली हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये 6 केसेस हैं जो हमारे इस कॉन्सेप्ट में कवर होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना है। जैसे ये 10% डिबेंचर लिखा हुआ है, ₹50,000, फेस वैल्यू ₹1,000। हमेशा डिबेंचर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसकी फेस वैल्यू में मिलेगा, जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे इंटरेस्ट देना होता है। और ये जो लिखा होता है ये हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जैसे हमने 50,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए और 10% का रेट है, तो इसका जो ईयरली इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपये हो गया। 50,000 का 10% 5,000। अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं। कंपनी कई बार इस इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पे करती है और कई बार इस इंटरेस्ट को ईयरली पे करती है। ईयरली माने साल के एंड में एक बार देंगे,
और हाफ ईयरली मतलब है कि साल में 2 बार देंगे, 6-6 महीने बाद। अगर मैं एक बार दूंगा तो पूरे 5,000 रुपये दूंगा, और 2 बार दूंगा तो 2500 आधे आधे कर दूंगा, यानी कि डबल डबल मिलेंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये पूरे साल का होता है। अगर 10% इसका निकालेंगे तो 5,000 रुपये जो आएगा वो पूरे साल का इंटरेस्ट है। अगर एक ही बार दोगे तो पूरे दोगे, और 2 बार दोगे तो 2500 जो भी इंटरेस्ट उसका हाफ कर दोगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या बनेगी? तो पहली एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS अकाउंट। क्वेश्चन में आपको कई बार रेट ऑफ टैक्स गिवन होता है कि टैक्स हम किस रेट से दे दें। जैसे हमने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है 5,000 रुपये का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स रेट 30% है। इसका मतलब है कि 5,000 का 30% काट के हम बाकी पैसा डिबेंचर होल्डर्स को देंगे, और जो 30% है वो गवर्नमेंट को हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो 5,000 का 30% कितना हो गया? 1,500 रुपये हमने TDS का दिया, और 3,500 रुपये हमने डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं। माने हमने माना सिंपल लॉजिक है, जितना इंटरेस्ट देना हो उसको TDS के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स रेट से, उतना तो आएगा टू TDS अकाउंट के सामने, और जो बाकी बचा वो टू डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे। माने 5,000 का 30% निकाला 1,500, वो तो आ गया टू TDS अकाउंट। TDS का मतलब होता है कि जो इसका टैक्स बनता है वो हम डिबेंचर होल्डर्स से ना लेके, जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स काट के बाकी पैसे उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज TDS। अब हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को उनकी पेमेंट कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,500, और ये जो आपका TDS का पैसा है ये गवर्नमेंट को दे देंगे। तो TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब कभी भी आप इंटरेस्ट देंगे तो आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो हमें ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने हाफ ईयरली दिया होता तो यहाँ 5,000 की बजाय 2,500 आ जाता। सपोज कल साल में हम 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, तो जब मैंने पहली बार इंटरेस्ट दिया होगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,500, फिर उसका 30% निकालते, फिर दोबारा से एक बार और देते, तो ये 3 एंट्री रिपीट होंगी। अगर क्वेश्चन में TDS का पॉइंट नहीं है तो सिंपल क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर TDS नहीं आएगा। और TDS दे रखा है तो फिर इसकी एंट्री आपको डालनी पड़ेगी TDS की, ठीक है। तो साल में 2 बार बनाएंगे एंट्री हम। सर इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर होता है? हाँ सर, अभी आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। शाम के लिए सब कुछ एंड ऑफ द ईयर जब हम सारी डिबेंचर्स की पेमेंट कर देंगे तो एंड ऑफ ईयर एक एंट्री और बनेगी। मनी एंट्री कब बनेगी? एंड ऑफ ईयर। ये बार बार नहीं बनेगी, साल के एंड बनेगी एंट्री। कब बनेगी? एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर कौन सी एंट्री बनेगी? कि जो भी हमने इंटरेस्ट दिया वो हमारा एक्सपेंस है, तो उस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट। तो वर्ड क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब पूरे के पूरे 5,000 रुपए उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया तो ये एंट्री 2 बार नहीं बनेगी, ये साल के एंड में एक बार बनेगी पूरे अमाउंट से। तो जब 2,500 2 बार दिए तो ये एंट्री पूरे 5,000 से बनेगी, क्योंकि साल भर में कुल कितना इंटरेस्ट दिया? 5,000। तो पूरे के पूरे 5,000 रुपये हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो बहुत इजी पैटर्न है, जब भी इंटरेस्ट दोगे तो ये 3 एंट्री बनानी है।
और साल के एंड में पूरे इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर करना है कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो अब इसको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे हमने डिबेंचर इशू किया तो एक समय के बाद हमने उनका पैसा वापस करना होता है। तो जब पैसा वापस करने की बात है क्या बोलेंगे इसको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडीम माने उनका पैसा हमने वापस करना है, दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन करने में सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, और दूसरा होता है मेथड ऑफ रिडेम्पशन। सोर्स का मतलब है कि पैसा कहाँ से लाया जाए, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए किस जगह से फाइनेंस को इकट्ठा किया जाए। तो दिस इज सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। तो इसमें दो प्रकार के हैं हमारे पास, आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि सिंपली जो हमारी ओनरशिप है, जो कैपिटल उसको इम्पैक्ट किया जाए। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाए उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने प्रॉफिट कमाया तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को यूज़ कर रहे हैं, उस प्रॉफिट के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को। और जो नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो गया, आउट ऑफ कैपिटल हो गया, दिस इज आउट ऑफ कैपिटल। तो ये दो तरीके हैं सोर्स ऑफ रिडीम करने के, या तो आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी कंपनी की कैपिटल को, हमारी जो बैलेंस शीट की एसेट्स है उसको इम्पैक्ट करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे बैंक में से पैसा कम हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट में हम मानते हैं कि हम प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहे हैं डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने के लिए। तो बेसिक रूल क्या है कि आप अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि हमें आउट ऑफ कैपिटल करना है या आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। हमेशा कौन सा प्रेफरेंस करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉट आउट ऑफ कैपिटल। अब आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम रिडीम करते हैं तो पहले ये और देख लेते हैं मेथड ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करने के हमारे पास 3 मेथड है, बाय लमसम, बाय ड्राइंग ऑफ लॉट, ड्राइंग अ लॉट, और तीसरा है बाय कन्वर्जन। बाय लमसम, बाय ड्राइंग अ लॉट या बाय ओपन मार्केट। ये 3 तरीके हैं उनको पेमेंट करने के। बाय लमसम का मतलब जैसे हमने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए तो सारी पेमेंट्स 5 साल बाद करेंगे एक साथ। जैसे मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए तो मैंने क्या किया, उनको 5 लाख की पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं, एक साथ, 5 साल के बाद। इसको बोलेंगे बाय लमसम। बाय ड्राइंग ऑफ लॉट का मतलब होता है कि हर साल कुछ कुछ अमाउंट के डिबेंचर्स को हम रीपेमेंट करते हुए जा रहे हैं। जैसे 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए तो हर साल 1-1 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ। ड्राइंग अ लॉट मतलब क्या है कि कुछ सेलेक्ट कर लिए और उनको पेमेंट कर दिया, एक लॉटरी निकाल ली, ड्राइंग कर ली कुछ कि भाई इनको हमें रिडीम करना है, तो हर साल हमने कुछ कुछ अमाउंट के डिबेंचर्स को रिडीम करना शुरू कर दिया। तीसरा होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब होता है कि हमने अपने ही डिबेंचर बाजार से वापस खरीद लिए, जो हमने इशू किए थे ना, तो डिबेंचर होल्डर से उसको मार्केट से रीपरचेज करके और फिर उनको कैंसिल कर दिया। जैसे आपने डिबेंचर इशू किया, अब 5 साल से पहले वो मार्केट में सस्ता बिक रहा है, उसका मार्केट रेट कम है, तो हमारे पास पैसे हैं, तो हमने क्या किया, उस डिबेंचर होल्डर से वापस डिबेंचर खरीद लिए, खुद ही खरीद लिए, अपना बेचा हुआ सामान बाजार से खुद ही खरीद लिया और उसको कैंसिल कर दिया। तो ये क्या हो गया, बाय ओपन मार्केट। तो 3 तरीके हैं रिडीम करने के, कौन कौन से, बाय लमसम, बाय ड्राइंग और बाय ओपन मार्केट। ड्राइंग का मतलब 5 लाख के डिबेंचर इशू किए तो हर साल 1-1 लाख के डिबेंचर्स में वापस कर रहा हूँ, एक साथ वापस ना करके, लाइक इंस्टॉलमेंट।
लाइक इंस्टॉलमेंट में मैं पैसे वापस कर दूँ। तो ये क्या हो गया? बाय ड्राइंग अ लॉट। नाउ अब जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो मेन जो हमारा कंसंट्रेशन है वो आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही रहेगा। जब आउट ऑफ प्रॉफिट पे डिवेंचर रिडीम करोगे तो आपको एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, माने अपने सेट असाइड फ्रॉम सरप्लस, माने कुछ पैसा हमें अपने प्रॉफिट में से, अपने सरप्लस में से अलग से निकाल के रखना पड़ेगा ताकि हम डिबेंचर्स को रिडीम कर पाएं, उनको पेमेंट कर पाएं। तो मतलब क्या है कि हमें कुछ पैसा अलग से निकाल के रखना है अपने प्रॉफिट में से रिडीम करने से पहले, ताकि दिक्कत ना आए। जैसे आपने मेन प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से निकाल के रख लिया कि भाई अब ये अब हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है, हम उस प्रॉफिट को किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया? बाय सरप्लस में से पैसा निकाला, अमाउंट और ट्रांसफ़र कहाँ कर दे? DRR में, और उस पैसे को खाली मैं रिडम्पशन करने के लिए ही यूज़ करूँगा, उन फंड को डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने के लिए ही यूज़ करूँगा। DRR नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। और पार्टली, क्योंकि पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर कौन से होते हैं? जिनको हमने पैसे नहीं देने होते, मैंने बताया ना, उन्हें क्या करना होता है? बदले में नए शेयर्स दे देंगे, नए डिबेंचर्स। तो वो क्या होगा? हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर हो गए। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, वो तो अपने आप ही उनको हम नई चीज़ दे देंगे। लेकिन जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है उसके लिए हमें पैसा चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है। तो यदि आपके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर हैं, या पार्टली का मतलब होता है कि हम कुछ तो कन्वर्ट करेंगे, कुछ को कैश देंगे, तो जो उनके अंदर कैश वाला पोर्शन है उसके लिए आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो क्या होता है, हमें पूरा का पूरा पैसा उनको एक साथ ही देना होता। नहीं, नॉन कन्वर्टिबल में पैसा नहीं, सॉरी, कन्वर्टिबल में हमें पैसा नहीं देना होता, हम उनको क्या करते हैं? बदले में नए शेयर्स वगैरह दे देते हैं, तो हमें अलग से फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो नॉन कन्वर्टिबल है उसमें हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? DRR क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसको क्रिएट करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो रूल क्या है? ट्रांसफर at least 25% of nominal value of debenture, nominal value of debenture redeemable to DRR। मतलब हमें अपने जो डिबेंचर रिडीम करने हैं उसका कम से कम 25% पैसा हमें डालना पड़ेगा। किसमें डालना पड़ेगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। ट्रांसफर एटलीस्ट 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल। जैसे मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, तो 5 लाख का 25% कितना हो गया? 1,25,000। तो 1,25,000 रुपये मुझे कम से कम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालने पड़ेंगे डिबेंचर रिडीम करने से पहले। उसके बाद ही
मैं डिबेंचर्स को रिडीम करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अमाउंट एटलीस्ट 15% of nominal value of debenture amount at least 15% of nominal value of debenture maturing for payment on following March 31st। जो अगली वाली March 31st आ रही है, उस डेट को जो मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना है, उन डिबेंचर रिडीम का कम से कम 15% पैसा रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन required to invest in specified investment on or before 30th April of that year, on or before 30th April of that year। मतलब क्या हुआ कि जितने मुझे इस साल 31 मार्च की डेट में डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, उन रिडीम वाले अमाउंट का, उन रिडीम वाले डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 15% पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पर? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में। और कब इन्वेस्टमेंट करना है? 30 अप्रैल तक, इस साल की 30 अप्रैल तक। जैसे मुझे इस साल मार्च 31 को कुछ डिबेंचर्स को रिडीम करना है। सपोज इस साल मार्च 31 को मुझे 2 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000 रुपये। सपोज मार्च 31 2015 है, कौन सी डेट है? मार्च 31 2015। तो मुझे अप्रैल 30 2014 तक, अप्रैल 30 2014 तक 15% पैसा तो 2 लाख का जमा करवाना पड़ेगा। कहाँ जमा करवाना पड़ेगा? स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद फिर मैं 31 मार्च को इनको रिडीम करूँगा। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? 2 रिक्वायरमेंट है कि रिडम्पशन शुरू करने से पहले एक तो DRR में कम से कम 25% पैसा होना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 15% पैसा जो डिबेंचर हमें 31 मार्च को रिडीम करने हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे, या वो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे 30 अप्रैल से पहले। तो 2 रिक्वायरमेंट हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती है। जितना पैसा हम DRR में डालते हैं, इसको समझ लो, मैंने शुरू में क्या बताया कि 2 तरीके हैं, आउट ऑफ कैपिटल। तो जितना पैसा हम DRR में डालेंगे उतना आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ये बात ध्यान रखो। ये जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है ये? माने कम से कम 25% तो हमें DRR में डालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? कम से कम 25% पैसा, तो 25% डिबेंचर तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने ही पड़ेंगे। यदि आप चाहो तो 100% भी कर सकते हो। तो जितना पैसा हम DRR में डालेंगे उतना आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। यदि आपको सारे के सारे डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो क्या करोगे? पूरे 100% डाल दोगे। ये जो 25% है ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इतना तो डालना ही है। अगर आप जितने ज़्यादा आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हो तो उतना पैसा आपको DRR में डालना पड़ेगा। तो जितना पैसा हम DRR में ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, उतना ही आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। और जो बाकी है वो कौन से माने जाएंगे? आउट ऑफ कैपिटल। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 25% तो डालना ही पड़ेगा,
तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई 25% तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। हाँ, जो बाकी आप चाहो तो 75% क्या माना जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन ये 25% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है, अगर यदि आप चाहते हो कि हम सारे आउट ऑफ या ज़्यादा आउट ऑफ प्रॉफिट करें तो फिर हम 25% की बजाय ज़्यादा अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब इसे आप चाहते हैं कि मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं उस प्रॉफिट को यूज़ करूं डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो सेंटेंस लिखा है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया एंड कंपनी डिसाइड नॉट टू गिव अ डिविडेंड एंड यूज दिस अमाउंट टू राइट ऑफ एंड यूज दिस अमाउंट टू रिडीम डिबेंचर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हैं, हम उस प्रॉफिट को यूज करना चाहते हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 25% क्या है, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम चाहें तो ज़्यादा अमाउंट भी DRR में डाल सकते हैं। दो टाइप की कंपनीज हैं जिनके लिए नो नीड ऑफ DRR। ठीक है, no need of DRR in two type of companies. No need of DRR. इनको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 कौन सी है, फाइनेंशियल, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय RBI। जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रेगुलेटेड बाय RBI। और दूसरा है बैंकिंग कंपनी। जो बैंकिंग कंपनी है उनको भी ज़रूरत नहीं है, रेगुलेटेड बाय RBI। क्या है ये, रेगुलेटेड माने उनको RBI रेगुलेट करेंगे तो उनको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो बैंकिंग कंपनी है उनको भी DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। DRR कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस। इससे पहले एक हेडिंग और आएगी, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में इसको शो करेंगे। किसको, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कौन सी हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड। और उसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग है उसके अंदर हम इसको शो करेंगे, किसको, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को। अब इसमें एंट्री क्या बनती है, हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखिए। एंट्री हम कैसे बनाएंगे, अगर एंट्री में कॉमन लिखाऊंगा आपको, कॉमन एंट्री है ये। बस खाली ये ध्यान रखना है कि यदि ये आउट ऑफ कैपिटल है तो जो एंट्री DRR वाली है वो पास नहीं होंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट का ही बनेगा, आउट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता नहीं है। तो हम जो एंट्री करेंगे वो सारी किसकी करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। तो पहला एस्पेक्ट है टू क्रिएट DRR। हम पहले क्या करें, DRR क्रिएट करेंगे। मैंने अपने प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर करेंगे किसमें, DRR में। तो सरप्लस डेबिट टू DRR।
माने अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल कर हम सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, दोनों का एक ही मतलब है, वहां से पैसा हम ट्रांसफर करेंगे DRR में। नंबर 2 एस्पेक्ट, टू मेक इन्वेस्टमेंट। टू मेक इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिक्वायरमेंट क्या है कि जितना 31 मार्च को डिबेंचर रिडीम करना है उसका 15% कम से कम हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको, और रिजर्व हटा दो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माने वो जो पैसा है वो आपने क्या किया, बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या बनी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन। तो अब आगे बनाएंगे एंट्री व्हेन रिडम्पशन ड्यू। अब रिडम्पशन ड्यू हो गया, हमें डिवेंचर्स को वापस करने हैं पैसे। ये एंट्री पहले बनेगी ना, ये एंट्री कब बनेगी, ये रिक्वायरमेंट है कि काम शुरू करने से पहले इतना पैसा होना चाहिए, और ये एंट्री बनेगी 30 अप्रैल से पहले ही, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 30 अप्रैल तक हमें ये जमा कराना है। तो अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो तो उसको 30 अप्रैल की डेट में बनाएंगे एंट्री। और ये एंट्री कब बनेगी, मार्च 31 को, जब डिवेंचर्स को रिडीम करोगे। तो रिडीम करते समय पहली एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। माने अगर प्रीमियम है तो लिखेंगे, और नहीं है तो सिंपली क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। और उसके बाद हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद पहले ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बनाई थी ना, ये वाली, इसको सेल कर देंगे ताकि हमारे पास पैसा आ जाए। पैसा आएगा और फिर हम इनको रीपेमेंट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को जब बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे भी बिक सकती है और लॉस पर भी बिक सकती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सरप्लस। आपकी जो बुक में यही माना हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट टू रेट बिक जाएगी, जितने रुपए आपने लगाए थे उतने ही वापस मिल जाएंगे। बट अगर कम या ज़्यादा की हो जाए तो यदि बेचने पर लॉस होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और बेचने पे प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। वो तब होगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारी एक्चुअल में इतने रुपए की बिक गई। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपये का, बट वो बिकी 11,000 रुपये की है, तो 1,000 रुपये क्या हो गए, फायदा हो गया। तो वो कहाँ जाएगा, टू सरप्लस। माने टू सरप्लस में कौन सा अमाउंट आएगा, प्रॉफिट वाला। और लॉस होगा तो वैसे बुक में है नहीं कोई क्वेश्चन इस टाइप का, बट फिर भी अगर हो तो ध्यान रखना। जो प्रॉफिट लॉस है वो इस पर आएगा। सर ये सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना? हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी। अब ये इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना? यस सर। जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो जिस डेट को आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा उस पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट TDS अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट। तो जितने समय का भी इंटरेस्ट बनता है वो तो यहाँ आ गया, अगर टैक्स कटा है तो वो टीडीएस में आएगा और जो बाकी पैसा है वो बैंक में जाएगा। तो वो बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट। तो इस टाइप से आप ये एंट्री पास आउट करोगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए। देखिए, सपोज आपने इशू किया 1,05% डिबेंचर ₹100 each as on March 31st, 2011। आपने 1 लाख डिबेंचर इशू किए 100 रुपये का मार्च 31st, 2011। रिडीमेबल एज ऑन मार्च 31st, 2013। 2 साल बाद हमें इनको रीपेमेंट करना है। ठीक है, मार्च 31st, 2013 company decide to invest amount in 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि जो भी इसने इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ करना है? 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा उसने इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमने डिबेंचर कब इशू किए? मार्च 31, 2011 को। रिडीम कब करना है? मार्च 31, 2013। 2 साल बाद रिडीम करना है। और जब रिडीम करने की बात आएगी तो जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे। तो पहले मार्च 31, 2011 को देखते हैं। मार्च 31, 2011 में हमने डिबेंचर इशू किए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए के आपने ये डिबेंचर इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर हमने हाथ किया, क्या किया? इसको हमने ट्रांसफर कर दिया 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री इशू करते समय बनाई है हमने, टाइम ऑफ इशूइंग। पहले पैसा आया और फिर उस पैसे को हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मार्च 31, 2012
अब रूल ये है कि हमें 13 में पेमेंट करना है, तो हमें 2 साल का समय मिला है और लीगल रिक्वायरमेंट कितनी है कि DRR में कितना होना चाहिए वैसे 25%। तो अब 5 लाख का 25%, सॉरी 1 करोड़ का 25% हो गया 25 लाख। तो 25 लाख रुपए कम से कम DR में होने चाहिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आप 25 लाख एक साथ डाल दो या 2 जगह 2 बार डाल दो। तो हम एजम्पशन ले सकते हैं कि हम इसको मार्च 12 और मार्च 13 में हाफ हाफ करके डालेंगे। तो 2012 में जब आप आओगे, लेकिन साथ में जब 2012 पे कौन कौन सी एंट्री बनेगी, पहले हमें इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दोगे? 1 करोड़ का 5%, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। और फिर हम 1 करोड़ का कितना चाहिए DR में, अमाउंट कितना चाहिए था आपको? 25 लाख रुपए। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने आधे आधे पैसे 2 बार ट्रांसफर किए हैं DRR में। तो 31 मार्च को DR में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे, सरप्लस डेबिट टू DRR 25 लाख का आधा 12 लाख 12,50,000। तो 12,50,000 रुपए हमने DRR में डाल दिए। और साथ में क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री बनी है तो ये इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये जो 5 लाख का इंटरेस्ट है ये हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया सरप्लस में, सरप्लस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरे के पूरे 5 लाख रुपए, ठीक है। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2012 को पहले इंटरेस्ट ड्यू किया, अमाउंट ट्रांसफर किया DRR में, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया और जो इंटरेस्ट था वो हमारा खर्चा है तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? DRR अकाउंट में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की। अब इसको रिडीम कब करना है हमें? मार्च 13 में। तो मार्च 13 से जो पहले वाली 30 अप्रैल है, कौन सी डेट लेंगे? मार्च 13 से पहले वाली 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को माने अप्रैल 30 2012 में मुझे 15% पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा DRR में। तो 1 करोड़ का 15% कितना हो गया? 15 लाख। तो 15 लाख में मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15 लाख रुपए। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आएगा? 15 लाख रुपए। उसके बाद मार्च 31 2013 में आएंगे, सेम लॉजिक, दोबारा से इंटरेस्ट देंगे और 12,50,000 रुपए DRR में ट्रांसफर करेंगे। सेम एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर ₹5 लाख।
और फिर डिबेंचर सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR, सरप्लस डेबिट टू DRR अगेन 5 लाख रुपए। अगेन कितना आएगा 5 लाख। 1250 कैसे आया? 25 लाख का आधा, 25 लाख का आधा होगा ना 1250, 12,50,000 रुपये। कितना आएगा? 12,50,000 रुपये। उसके बाद अब लास्ट ईयर पहले हम इस डिबेंचर होल्डर्स पे को जो पैसा करना है, जो देना है, डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो रिडीम की एंट्री बनाएंगे। तो रिडीम की एंट्री क्या बनेगी बताओ? एंट्री क्या, रिडीम की एंट्री क्या थी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना आएगा? पूरे 1 करोड़, है ना? 1 करोड़ के डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा अमाउंट आएगा कितना? 1 करोड़। उसके बाद हम ये इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर, क्योंकि हम ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट टू रेट बिक गई। सर 10% है। आपने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15 लाख रुपए। इस इन्वेस्टमेंट पे हमने इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल को किया था और 31 मार्च को बेचा। कब बेचा उसको? 31 मार्च को। तो 11 महीने हमने इसको यूज किया। उन 11 महीने का हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो इंटरेस्ट आने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 15 लाख का 10% से, 15 लाख का 10% से 11 महीने का इंटरेस्ट। माने क्या करेंगे? 15 लाख इंटू 10% इंटू 11/12, 11 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। 15 लाख का 10% से 11 महीने का इंटरेस्ट वो यहाँ डाल देंगे। और फिर क्या करेंगे? फिर हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। क्या करेंगे? वी विल पे अमाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरी 1 करोड़ की पेमेंट होगी इनको। और लास्ट में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है और ये जो इंटरेस्ट अर्न किया, इन दोनों को हम ट्रांसफर करेंगे सरप्लस में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी सरप्लस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये हमारा खर्चा है, ये हमने इंटरेस्ट दिया है, और ये जो हमने इंटरेस्ट कमाया, अर्न किया, ये हमारी क्या है? इनकम है। तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट। जो इंटरेस्ट कमाया वो इनकम है, और जो खर्चा किया, मतलब ये अमाउंट आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अमाउंट है। अब लास्ट में एक एंट्री और बनेगी, जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे, तो हम लास्ट में जो पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट पे होता है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे वापस जनरल रिजर्व अकाउंट में।
तो ये एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। लास्ट एंट्री बनेगी आपकी डीआर अकाउंट डेबिट, डीआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और पैसा कौन सा आएगा? पूरे डीआर का पैसा 1250 और 1250, पूरे 25 लाख रुपए जो 2 साल में आपने क्रिएट किए थे, वो पूरे के पूरे 25 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे डीआर अकाउंट में। तो कंप्लीट 25 लाख रुपए ट्रांसफर्ड टू डीआर। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। बस 2 बातें मेन रखनी है दिमाग में। कौन कौन सी? एक तो 25% की लीगल रिक्वायरमेंट और 15% की इन्वेस्टमेंट। ये 2 बातें आपकी मेन है।